Hello, dear students. Good morning, all of you. मेरा नाम विकास गुदारा, हनुमानगढ़ से। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स 11th क्लास के अंदर। हमारा सबसे एक बुक अलग से है जिसका नाम फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिज़िक्स को आपने पढ़ा था 9th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में। इन सब क्लासों के अंदर आपने, छोटी क्लासों के अंदर आपने फिज़िक्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी इसकी गहराई में स्टडी करनी है कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो बेटा फ़िज़िक्स क्या होती है? फ़िज़िक्स, ठीक है, नेचर किस तरह से वर्क करती है उसी की स्टडी करने की हमारी फिज़िक्स है। ये जानना कि नेचर किस तरह से वर्क करती है और करेगी, ये जानना ही क्या कहलाता है बेटा? फिज़िक्स कहलाता है। समझ गए बात? ठीक है। और जैसे आपके सराउंडिंग में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सभी इवेंट्स को समझना, जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ किसके अंदर जाना जाता है बेटा? फिजिक्स के अंदर ही जाना जाता है। यानी कि अगर आपने डोर ओपन किया तो ये डोर ओपन कैसे हुआ, ठीक है, इसका रीज़न जानना फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क अगर बॉयल हो रहा है, तो मतलब वहाँ क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी किस में पढ़ेंगे? हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपके चारों ओर सराउंडिंग में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सभी इवेंट्स को रूल्स और मैथमेटिक रूप के अंदर पढ़ना ही क्या है? हमारा फिजिक्स है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स की बात करूँ तो बड़ा न्यूटन आया था। न्यूटन एक पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे बैठे थे। ऊपर से एक एप्पल आकर गिरा उन पर। ठीक है, मैंगो मान लो चाहे एप्पल मान लो, एप्पल आकर गिरा उन पर। उन्होंने सोचा कि यार ये एप्पल मेरे ऊपर क्यों आकर गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। ये बस उनके दिमाग में एक थॉट आ गया। ठीक है, एक विचार है। तो उससे ही किसका उत्पत्ति होगी बेटा? फिजिक्स की तरह। उन्होंने फिर सोचा कि यार कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एप्पल इसलिए नीचे आया क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो एक नेचुरल है कि नहीं? वो जो केस हुआ था वो एक नेचुरल केस ही था। ये आप कहीं भी देख लो, आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे होंगे, वो उनके जो मतलब जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, ऊपर कभी नहीं जाते। इसका मतलब ये नेचुरल है, ऐसा होता है। जो मतलब जो होता है प्रकृति के अंदर नेचुरल है। ठीक, वो नेचुरल कंडीशन थी, स्थिति थी। तो उसी को न्यूटन ने नियमों के रूप में बताया कि न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो उसको किसके रूप में बना दिया उसने बेटा? फिजिक्स के रूप में बना दिया। तो वो क्या है? फिजिक्स ही है। ठीक है, न्यूटन्स के नियमों को पढ़ना ही क्या है? फिजिक्स है। आइंस्टाइन के नियमों को पढ़ना ही क्या है? फिजिक्स है। यानी कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जितने भी मोमेंट हो रहे हैं, उन सभी को पढ़ना ही क्या है? फिजिक्स है। उन सबका कारण जानना कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारे फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बेटा फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या? फिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर। और फिजिक्स स्टडी ऑफ, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। यही तो बताया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक नेचर का ही एक नियम है, रूल है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यार नेचर के अंदर हमारे आइटम्स बहुत पाए जाते हैं। एटम भी होते हैं ना, आइटम होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उनके अंदर प्रोटॉन होता है, तो उन पर चार्ज भी होते हैं। तो उनकी स्टडी भी हम किस में कर रहे हैं? फिजिक्स के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब नेचर के अंदर जो है उसको जानना और उनके नियमों को जानना। यानी कि अब कुलाम का नियम था, कुलाम का नियम भी क्या है? फिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। कुलाम का नियम कहता क्या है कि दो चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल लगाएंगे, वहाँ पर कुछ मोमेंट हो रहा है, उस मोमेंट को देखने के लिए हमें रूल्स बना दिए, और उन रूल्स को पढ़ने की हमारी फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर यानी प्रकृति के अंदर कैसे कार्य हो रहा है, किस तरह से वर्क करती है प्रकृति हमारी, उन सभी को पढ़ना ही हमारी क्या है? फिजिक्स है। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, और उनका रीजन जानना ही हमारी फिजिक्स है। ठीक है, और उसके इट्स लॉज, लॉज मतलब नियम भी। इसके नियम का देखिए, आपने देखा होगा पानी जो है वो ऊपर से नीचे ही गिरता है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाता। इसका मतलब कि इसका कारण हमें पता होना चाहिए, पानी ऊपर से नीचे क्यों आया। पता है, हमने ये पता लगा लिया ऊपर से नीचे इसलिए आया, कितने समय में आएगा,
ठीक है, ये भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि इसके हमने क्या बना दिए, इक्वेशंस बना दी, ठीक है, समीकरण बना दिए, इसके नियम बना दिए कि ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, यानी कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही गिरेगी। ये फिजिक्स का एक रूल बन गया, एक नेचर का रूल है, ये नेचर का ही रूल है। उस नेचर को रूल को पढ़ना, इसको समझना ही क्या हमारी फिजिक्स है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी आप कुछ भी ले लेना, एक गुटखा ले लो, ऊपर जाओ, ऊपर से छोड़ दो, तो वो देखोगे आप वो नीचे ही गिरता है। यानी कि नेचर का रूल है कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर ही गिरेगी, ऊपर की ओर कभी नहीं जाएगी जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वस्तु ऊपर से नीचे ही गिरेगी हमेशा। ठीक है, आप ये कभी भी ट्राई कर लेना। इसका मतलब ये नेचर का रूल है कि वस्तु ऊपर से नीचे गिरे। तो इसी तरह से सभी इस तरह के सभी नियमों को पढ़ना ही क्या है, फिजिक्स है। इन सबको किसके अंदर पढ़ा जाता है बेटा, फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ये नेचर का रूल है, इसको पढ़ना क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर। अगर आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो आप किसको समझ रहे हो, आप नेचर को समझ रहे हो। यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर। ठीक है, गोल ऑफ फिजिक्स क्या है बेटा, गोल ऑफ फिजिक्स है टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट हाउ नेचर वर्क। ठीक है, गोल ऑफ फिजिक्स इतना ही है कि आप नेचर को किस तरह से मतलब कि समझते हो, और इसके बारे में आपको क्या कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो। जैसे मौसम विभाग करता है क्या बारिश होने वाली, तो हमें पहले से ही पता है कि नेचर किस तरह से वर्क करती है, यानी कि ऐसा ऐसा मौसम बना तो इसका मतलब बारिश होने वाली है, पता लग जाता है पहले। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें इसके नियमों का पता है, इसके नियमों का पता है कि ये अब कैसे क्या करेगी प्रकृति, नेचर अब क्या करने वाली है, इसके नियमों का हमें पता है। ठीक है, तो पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं इसका। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, कि देखो वार्तालाप करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, किसी से संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और अगर फिजिक्स को पढ़ना है तो क्यों, फिजिक्स के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक, न्यूमेरिकल भी होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप देखोगे कि आप कहीं भी जाते हो तो आप फोर्स की बात कर लो, तो फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, किसकी, बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है हमें। और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले मैं आप क्या कराने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होती है बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्री, क्या होती है, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स सॉरी साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें यानी त्रिकोणमिति की बात करूँ, तो त्रिकोणमिति के अंदर अगर हम बात करें तो राइट ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी हमें। यानी कि राइट ट्रायंगल की जो साइड्स है और एंगल है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, यानी कि इनके बीच में एक संबंध कोई क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इनका एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। जैसे मैं राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, इसको मान लो कि कौन थीटा है। अगर सेम ही एंगल लूँ लेकिन साइड्स को चेंज करूँ, सेम एंगल है लेकिन मैं साइड्स को चेंज कर रहा हूँ, ये भी थीटा है। ठीक है, फिर मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, मैं फिर से इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। ये देखो, 3 राइट ट्रायंगल ले लिए मैंने। अब इन तीनों राइट ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एंगल सेम है, एंगल सेम है। ठीक है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी साइड्स और एंगल के बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। उस रिलेशन को किसके अंदर पढ़ा जाता है बेटा, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा जाता है। अब ये रिलेशन होता क्या है, अब ये रिलेशन होता क्या है, तो ये रिलेशन बेटा और कुछ नहीं है, रिलेशन है इनकी साइड्स के बीच में। मान लो कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ठीक है, ये मान लो A2 है, B2 है और C2 है। ये मान लो A3 B3 और C3 है।
तो आपको जनरली आप क्या देखोगे कि जब थीटा सेम है, जब एंगल तो सेम हो गया, एंगल सेम हो गया, ठीक है, एंगल सेम है इनसे, और इसकी साइड्स, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री इसकी साइड्स को देखो, आप इस तरह से लिख सकते हो कि a1 अपॉन b1, ठीक है, इक्वल होगा किसके, a2 अपॉन b2 के, इक्वल होगा a3 अपॉन b3 के। कैसे बेटा, आप एक काम करना, आप घर पर प्रायोगिक रूप से देखोगे कि जब आप ये एंगल सेम रखोगे और इनका माप कर लेना, साइड्स को माप लेना, किससे, स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से माप के रखना, आप पाओगे कि सबका रेशियो क्या आएगा, समान आएगा, सबका रेशियो समान आएगा। अगर आपने एंगल सेम रख दिया तो सबका रेशियो भी समान आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, बना कर देखना, स्केल ले लेना, डी ले लेना, ठीक है, उसकी मदद से आप थीटा को भी बनाना और इनको मेज़र कर लेना। इनका मेजरमेंट करने के बाद में आप पाओगे कि इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, समान होता है। आप ये भी लिख सकते थे कि b1 अपॉन c1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, b2 अपॉन c2 के बराबर होगा, b3 अपॉन c3 के बराबर होगा। आप फिर और देखोगे कि आप पाओगे कि बेटा a1 अपॉन c1 बराबर होगा a2 अपॉन c2 के बराबर होगा a3 अपॉन c3 के, यानी कि सभी बराबर होंगे और इनके इनके उल्टे भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे भी। c3 अपॉन a3 करोगे तो भी बराबर होंगे, तो आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होंगे, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो सब मान बराबर हैं। क्यों है बराबर, इनका रेशियो बराबर क्यों है, क्यों, आप चेक कर लेना। ये एक फैक्ट है किसका, किसका, राइट ट्रायंगल का फैक्ट है कि अगर आपने एंगल समान लेकर एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हो तो इस ड्रॉ करने के बाद में आप पाओगे कि सभी जो ट्रायंगल्स हैं उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो सेम आएगा, ठीक है, सेम रेशियो आएगा, a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 सेम है, बराबर आएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, ये इसका फैक्ट हो गया राइट ट्रायंगल का, ठीक है। तो बेटा ठीक है, ये तो हो गया। अब होता क्या है कि थीटा के साथ क्या रिलेशन है इसका, थीटा के साथ क्या रिलेशन है, तो थीटा के साथ हम अब रिलेशन की बात कर लेते हैं। थीटा, अब आपको मैं बता दूं, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये लो, ये मेरे पास क्या आ गया, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं थीटा होता क्या है। यहाँ देखो थीटा क्या होता है, थीटा, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस आर की, ठीक है। थीटा को यानी कि एंगल को जब भी हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं बेटा, प्लस एक्सिस से, प्लस एक्सिस, इसको प्लस एक्सिस ले लेते हैं और इस प्लस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा को मेजर करते हैं। जैसे कि ये मान लो, अभी यहाँ पर थीटा देखना मुझे, थीटा कितना, एंगल कितना, तो मैं किससे करूँगा बेटा, प्लस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा को मेजर करूँगा डी की सहायता से, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना एंगल थीटा आ गया, ठीक है। लेकिन ये एंगल होता क्या है, एंगल क्या होता है, एंगल, तो एंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपने, आर्क। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है मेरे पास, एंगल होता है। एंगल क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। जब हम इस तरह से थीटा निकालते हैं तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है रेडियन, क्या होती है बेटा, रेडियन होती है, ठीक है। और डी से जब मापते हैं तो वो होती है डिग्री के अंदर, किसमें होती है, डिग्री के अंदर। लेकिन इस फॉर्मूले से निकालोगे तो वो क्या होती है, रेडियन के अंदर। मैथमेटिक कैलकुलेशन के अंदर आप रेडियन का ही यूज़ कर सकते हो, डिग्री का यूज़ हम नहीं करते हैं। मैथमेटिकल जितनी भी इक्वेशंस हैं जहाँ पर हमें फिजिक्स के अंदर मोस्टली तो हम फिजिक्स के अंदर किसका यूज़ करेंगे बेटा, रेडियन का ही यूज़ करेंगे और इसी से हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है रेडियन में। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ो, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा 180, फिर 90 डिग्री आगे बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 270 डिग्री, और फिर 90 डिग्री वापस आओगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री पर ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, एक राउंड कब कंप्लीट होता है, 360 डिग्री पर कंप्लीट होता है। और आप देखते हो कि इस एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में अगर मैं कहूँ कि अब इसका आर्क क्या होगा, आर्क पेरीमीटर ही होता है, आर्क क्या हो जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। 2πr/r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2π आ गया। और आपने अभी देखा कि ये पूरा राउंड कंप्लीट करने पर कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन, 2π रेडियन के इक्वल होता है। ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। तो बेटा अब हमें कुछ नहीं, अब देखो, अब हमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। और फिर हमने देख लिया राइट ट्रायंगल यानी कि ये कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक रिलेशन है एंगल और राइट ट्रायंगल के बीच में, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि एंगल तो ठीक है, अब साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, इसकी जितनी भी आप जितने भी अगर एंगल्स को सेम रखते हो, अगर आप एंगल को सेम रखते हो तो जितने चाहे उतने राइट ट्रायंगल बना लो, लेकिन उनकी जो साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है, और उस रिलेशन को दर्शाने के लिए किसका यूज कर लेते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर लेते हैं, यानी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। उनको दर्शाना किससे दर्शाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से दर्शाते हैं। इसका मतलब इस रिलेशन को दर्शाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। और उस जरूरत से पहले हमें किसकी चाहिए भी, एंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, एंगल है। एंगल क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस को हम क्या कहते हैं, एंगल कह देते हैं। और आर्क अपॉन रेडियस में बनाया, देखो आर्क अपॉन रेडियस क्या है, मेरे पास एंगल है, और ये किस में आता है बेटा, रेडियन में। इसकी डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है इसकी रेडियन, ठीक है। फिर डिग्री और रेडियन के अंदर, हम तो बेसिकली रेडियन डिग्री के अंदर पढ़ते हैं, आज तक थीटा हमने डिग्री के अंदर पढ़ा है। रेडियन क्या होता है, तो रेडियन आर्क अपॉन रेडियस से निकालोगे तो क्या आएगा, रेडियन आएगा। अब डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन क्या है, अगर हमें डिग्री में कुछ मान दे दिया जाए, यानी 45 डिग्री दे दिया, लेकिन हमें फिजिक्स पढ़नी है, तो बेटा फिजिक्स के अंदर तो हम किसी भी कैलकुलेशन के अंदर रेडियन, थीटा को रेडियन में ही कैलकुलेट करते हैं, थीटा को रेडियन के अंदर निकालते हैं। आप जाकर आगे जाकर बढ़ोगे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ोगे, आप कोणीय वेग पढ़ोगे, उस समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहाँ थीटा किस में लोगे बेटा, रेडियन में लोगे, क्यों, डी थीटा अपॉन डी टी होता है, वो क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो डी थीटा आ गया ना, थीटा किस में लोगे, रेडियन में लोगे, वहाँ पर आप डिग्री के अंदर नहीं ले सकते। तो बेटा इसलिए रेडियन और डिग्री के बीच में ये रिलेशन बताया मैं। ये देखो पूरा राउंड कितने में, 360 डिग्री के अंदर, तो ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो ये आर्क किसके इक्वल हो जाता है बेटा, पेरीमीटर के इक्वल हो जाता है। और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है। तो आर की वैल्यू कितनी रखती है, 2πr रख दिया अपॉन रेडियस, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट होने के बाद 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब सर ये बताओ कि हम रेडियन और थीटा तो पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। अब होता क्या है बेटा, होगा क्या, इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। कैसे, थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर क्या होता है बेटा, मेरा परपेंडिकुलर होता है, और ये एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है। और ये मेरा हाइपोटेनियस है, क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है, डायगोनल साइड, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्या है बेटा, ये है परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर है, या इसे बोल सकते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ये मेरा क्या है, बेस है, साइड, H फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं डायगोनल साइड, ठीक है, या फिर 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड, ठीक है। ये तो इनके नाम हो गए। अब बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, देखने वाली बात ये है बेटा कि यहाँ जो मैंने कहा कि ये जो है, ये देखो, ये जो है वो मेरे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। जो नीचे की तरफ साइड होती है उसे बेस कहते हैं। जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और हाइपोटेनियस कहते हैं बेटा, उसके बाद में एक पाइथागोरस, इन तीनों के बीच में एक संबंध आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, और छोटी क्लासों के अंदर आपने इनको
प्रूफ भी किया होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हम इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इस हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अब देखो ये हो गया। अब एक बात तो इनका मुझे लेना है रेशियो। ये राइट ट्रायंगल है, रेशियो ले सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, थ्री साइड्स हैं, थ्री साइड्स के कितनी टाइप के रेशियो हो सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इन 6 स्थितियों के अलावा भी आप कुछ बना सकते हो? हैं? क्या इन 6 के अलावा कोई भी स्थिति बनती है कि आप हाँ इस तरह का भी रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं, ये 6 ही है। ठीक है, तो इन 6 को किसके साथ संबंध स्थापित करना है? थीटा के साथ स्थापित करना है। तो जब ये हम ये कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम उसको बोल देंगे भी ये साइन का फंक्शन है, यानी साइन थीटा है। इस वैल्यू को क्या बोल दिया मैंने? साइन थीटा बोल दिया। ठीक है, थीटा के किसी भी मान पर अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मान क्या है, वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को मैंने बोल दिया कोसेक थीटा। क्या बोल दिया बेटा? कोसेक थीटा। इसको मैंने बोल दिया कोस थीटा, और इसे मैं बोल दूंगा सेक थीटा। तो बेटा कुछ समझ में आ गया? समझ में आया? देखो नहीं आया। अब सुनो, देखो ये 6 ही कंडीशन बनती है भाई रेशियो की। तो या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा या हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर बेस होगा या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो ये 6 ही कंडीशन है, ठीक है, जो हो सकती है। तो थीटा तो आया ही नहीं सर, आप कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, लेकिन सर इसके अंदर तो थीटा तो आ ही नहीं रहा। बेटा इसी मान को मैंने साइन थीटा बोला है, यानी जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आएगा इसका मतलब वो किसी विशेष एंगल के लिए बात कर रहा है, यानी वो एंगल थीटा है उसके लिए बात हो रही है, और वो फंक्शन किसका? साइन का है। तो साइन थीटा बराबर किसको कहेंगे हम? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को ही साइन थीटा कहा जाता है। तो क्योंकि सभी का मान क्या होता है? समान। आप जितने जितने भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो उनके अंदर आप थीटा सेम रखना, तो आप पाओगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस उस थीटा के लिए समान आएगा, उस थीटा के लिए क्या आएगा? समान आएगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो संबंध है थीटा का, इनके बीच में कोई ना कोई संबंध तो है। उस संबंध को ही हमने क्या नाम दे दिया बेटा? अगर वो संबंध परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बीच में है तो साइन थीटा है, अगर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बीच में तो कोसेक थीटा, अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है कोस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस है तो कोसेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कोट थीटा। समझ में आ गई क्या बात इतनी? चलो अब कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर लेते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से हमारे पास, उनकी बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो मेरे पास है साइन थीटा, एक नंबर पर मैं ले लेता हूँ साइन थीटा, 2 नंबर पर ले लेता हूँ कॉस थीटा। साइन थीटा मैंने बताया कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लोगे तो क्या होगा? वो साइन थीटा होगा, और अगर आप ले रहे हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो क्या होगा? कोस थीटा होगा। ये हमारे क्या है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो इनसे हम ड्राइव कर सकते हैं, यानी इनसे हम बना सकते हैं। ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम इनसे बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है बेटा, वो रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में? तो मैं बता दूं कि रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है इनकी? रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, ओके।
अगर मैं इस साइड को लेकर चलूँ, इसको प्रूफ करते हैं हम, क्या करेंगे अब इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करो। देखो इसे बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब क्या करना है आपको, इसमें एलसीएम ले लो, क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, अब एक बात दो मुझे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या थी, ये पाइथागोरस प्रमेय थी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा, 1। क्या RHS साइड LHS साइड के बराबर है कि नहीं, तो ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक, ये प्रूफ तो समझ में आ गया। अब आगे बेटा बात कर लेते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अदर मेट्रिक फंक्शन। अब देखो अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ओनली वन ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा क्या थे, हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, ठीक है, इज मोस्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इज मोस्ट, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, other can be derived from that, other can be derived from that, कैसे वो अभी समझेंगे, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं हमारे मोस्ट, वन ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज मोस्ट बेसिक फंक्शन है, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन अदर जितने भी हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं किससे, साइन और कोस से। कैसे बेटा, आप देखो, आप 3 नंबर पर बात कर रहे हो किसकी, टेन थीटा की बात कर लेते हैं, किसकी, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा को हम आगे जाकर फिजिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, स्लोप के अंदर स्लोप निकालेंगे इससे, ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर तो होगा ही। ओके, अब देखो किसके इक्वल होगा बेटा, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। तो टेन थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम टेन थीटा कहते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आगे बात कर लेते हैं कोसेक थीटा की। हमारे पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। 5 नंबर पर हम बात करते हैं सेक थीटा की, नंबरिंग कैसे भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर 4 नंबर पर तो कॉस थीटा आता है, हमने 10th के अंदर टेबल के अंदर पढ़ा था, बेटा उससे कुछ नहीं होता, फॉर्मूले सही होने चाहिए। तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। कोट थीटा की अगर मैं बात करूँ, कोट थीटा बराबर होता है बेटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या कहे तो 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे ये 4 अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो ड्राइव किया जा सकता है किससे, साइन और कोस से, ठीक है। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, इनके बीच में रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ये होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है जो हमें नोट के रूप में लिख लेते हैं। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, ऐसे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, ओनली नंबर्स, ये क्या है, सिर्फ नंबर्स हैं, इनकी डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस,
इनकी कोई विमा नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है। ये सिर्फ एक नंबर है, एक रेशियो है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सिर्फ साइड्स के साइड्स जितनी साइड्स है उन सभी साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसकी डायमेंशन लेस होता है। इसकी कोई विमा नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक नंबर है। कैसे बेटा? आप देखो कि जैसे मैंने साइन थीटा ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस, तो देखो परपेंडिकुलर मान लो मेरे पास 3 सेंटीमीटर था और फिर हाइपोटेन्यूस मेरे पास 5 सेंटीमीटर था। तो आप देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3/5 सिर्फ एक नंबर है। 3/5 क्या एक नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसकी डायमेंशन लेस है, ये तो समझ गए। तो इसकी डायमेंशन होती नहीं है। अब 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 कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रिलेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस की बात कर लेते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रिलेशन। अब ये रिलेशन देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी। आप हमेशा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो आपको मैंने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। प्रूफ करवा चुका हूँ मैं इसका। 2 नंबर पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कैसे होता है बेटा? वो देखो, अब इसका प्रूफ करते हैं कि ऐसे कैसे होता है। प्रूफ में देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस रख दो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था? 1 था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। इट्स प्रूफ हैंड, ठीक है। अब देखो 3 नंबर पर मैं बात करता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके अंदर भी आपको वही करना है। इसका अगर प्रूफ करूँ तो क्या होगा? इसके प्रूफ के अंदर आप क्या लिखोगे? 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा क्या गया? एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, एक रिलेशन जो इम्पोर्टेंट है, जो एक बार देखते ही ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। कैसे बेटा? इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ करो तो क्या होगा बेटा? इसके अंदर आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा रखो प्लस इसको रखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया एलसीएम, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ऊपर यही बचेगा। हाँ, तो एलसीएम लेकर जोड़ घटाव करना चाहता ये, तो ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू तो होती है 1 रख दो। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटा? यही तो आएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कह देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गई तेरी बात? अब देखो बेटा, जो अब हमें बात करनी थी वो मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया था टॉपिक एक पीछे। मैंने बताया था आपको कि ये जो है एक सर्कल बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने कहा कि आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? मेरे पास थीटा होता है, एंटी क्लॉकवाइज इसको मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एंगल था और मैंने कहा ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस को बताया मैंने, और इसको जो इसकी जो डायमेंशन होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है बेटा? रेडियन होती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम कई बार क्या होता है कि डिग्री के अंदर आते तो हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। लेकिन वहाँ आर्क कितना होगा? आर्क जो होगा वो सर्कुलर
सर्कुलर के पेरीमीटर के बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। और पेरीमीटर कितना होता है सर्कुलर सर्कल का, होता है 2πr। तो ये हो गया 2πr/r, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा 2π रेडियन इसके इक्वल आ गया, 2π रेडियन इसके इक्वल आ गया। अब मैं कहता हूँ कि 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है, तो मैं कहूँगा 2π/360 डिग्री। इसको इस तरफ ले आया, ठीक है, 360 डिग्री, इससे इसको कैंसिल आउट करो तो π/180 आ जाएगा, इतना रेडियन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास डिग्री और रेडियन के बीच में, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, और इसी से मैं अगर ये पूछ लूँ कि 1 डिग्री के अंदर कितना 1 रेडियन के अंदर कितना डिग्री होता है, 1 रेडियन इज इक्वल कितना होगा, कितना डिग्री होगा, तो बेटा इसको उल्टा कर दो, 180/π। इन दोनों रिलेशंस का हम यूज़ करके डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री आ गया, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको तो सिंपली बस इतना पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना π/180 रेडियन होता है, तो बेटा 45 में कितना होगा, तो 1 में इतना है तो 45 में कितना होगा, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 45 डिग्री का। भी 1 का तो मुझे पता है, ये लो 1 डिग्री का तो मुझे पता है, और 45 का निकालना है। 1 डिग्री का कितना होता है बेटा, π/180 रेडियन, यही होता है। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 टाइम्स पर होगा, तो 4 टाइम्स तो π/4 रेडियन। ठीक है, 45 डिग्री को क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि बेटा अगर आपसे एग्जांपल, अगर आपसे ये पूछ ले कि π/2 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो π/2 रेडियन ले लिया, तो आपको पता है कि 1 रेडियन के अंदर कितना होता है, 180/π होता है, 180/π होता है। तो 1 का मुझे पता है, 1 रेडियन का पता है, π/2 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, π/2 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, π/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का पता हो, ठीक है, और किसी का निकालना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना उसके साथ, तो कर दो, क्या होगा 180/π इंटू π/2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये कितने टाइम्स जाएगा, 90 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन बेसिकली फिजिक्स के अंदर हमें किसका यूज़ करना पड़ता है बेटा, रेडियन का यूज़ करते हैं हम। जैसे कैलकुलेशन के अंदर मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी जैसे कि यहाँ पर आ गया, मैंने कहा कि आर्क क्या होता है, पहले तो मैंने बताया आर्क क्या होता है, तो आर्क होता है आर थीटा। यहाँ जो थीटा यूज़ कर रहे हो वो क्या होगा, यहाँ जो थीटा यूज़ हो रहा है वो क्या होता है बेटा, रेडियन में होता है। किस में होता है बेटा, यहाँ जो थीटा होता है वो रेडियन में लेना पड़ता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो, आर्क निकाल रहे हो। ठीक है, आपने अभी अभी देखा होगा 2πr पेरीमीटर, पेरीमीटर के अंदर आर्क क्या होता है, जब थीटा मैक्सिमम हो यानी 360 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री पर, यानी 360 डिग्री, तो यहाँ 360 नहीं लिख सकते आप, 2π लिखना पड़ेगा आपको, 2π। तो यहाँ जैसे 2π लिखोगे तो क्या फॉर्मूला क्या बन गया, 2πr। ठीक है, ओके। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो कन्वर्ट करना सीख गए होंगे, पहले भी किया होगा आपने। ठीक है, अब वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा ले लो और सेक थीटा ले लो। बेसिकली यूज़ होने वाले एंगल्स क्या है जो हमें पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट एंगल है जिनके बारे में पता होना चाहिए हमें, वो कौन कौन से हैं, जैसे 0 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे बेटा, सबसे पहले अगर आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है तो आप क्या कर सकते हो, 0 गिनती लिख, काउंटिंग लिख करो, 0 1 2 3 एंड 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ये लो ये लो ये लो। ठीक है, अब इसका वर्गमूल ले लो, रूट ले लो, ये लो रूट ले लिया। अब देखो क्या बनेगा,
जीरो के अपॉन में कुछ भी हो तो क्या होता है, जीरो होता है, यानी जीरो का रूट क्या आता है, जीरो आता है। 1/4 का रूट क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसका कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट गया, 1/2 और 1 का 1 और √2 आ गया। ये √3/2 आ गया और ये 1 आ गया। ये तो कि साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस तरह की ट्रिक का यूज़ कर लिया। इसके बाद में तो बहुत आसान है। ये बिकॉस जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, भाई होता है बेचारा, उल्टा चलेगा। ये 1, तो अब इधर से बिल्कुल इस लाइन को उल्ट दो, उल्ट नहीं है, ठीक है। ये √3/2, ठीक है। ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। अब देखो बेटा, आप ये सोच रहे हो कि सर ये मान कैसे निकालें, ये ऐसे ही क्यों है। ऐसे यूँ है कि बेटा ये मैथमेटिकली ये आंकड़ों के आधार पर दिया गया है। आप घर पर बैठकर इसको बनाओ, 2-3 ट्रायंगल बना लो जिसके अंदर 30 डिग्री एंगल हो, सब में 30 डिग्री एंगल हो, ठीक है। फिर उसकी साइड्स का रेशियो ले लेना, सब में सेम आएगा। वो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर एक 30 डिग्री एंगल है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा और ये जो मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइपोटेनियस, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस जो है वो 1/2 ही आएगा, हमेशा आएगा। इसीलिए साइन, इसको मैंने क्या बोल दिया था, इसी रिलेशन को मैंने साइन बोला था। साइन बोला था तो साइन की वैल्यू देखो 1/2 है। आप करके देखना ये चीज़, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ऐसा आता है, ठीक है। सभी एंगल्स के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो ये फिर आपको याद होना चाहिए। अब टेन थीटा क्या होता है भाई, आपको तो ये एक लाइन याद होनी चाहिए बस। बाकी देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, 0.1 क्या होता है, 0, 0.1 क्या होता है, 0, 1/2 √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल आउट, कितना हो गया 1, √3/2, 1/2 कितना हो गया बेटा, √3, और ये कितना आ जाएगा बेटा, इन्फिनाइट, यानी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ओके। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। कोट थीटा क्या होता है, ये बेचारा इसका उल्टा होता है, इन्फिनाइट, ठीक है। √3, 1, 1/√3 एंड 0। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, देखो साइन इसका उल्टा कर दो तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 1/2 जो है, अब 1/1/2 करो, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, √2, और इसको करोगे तो 2/3 एंड 1। बेचारा सेक इसको पूरा उल्टा देना है या फिर कोस का उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 1, 2/√3, 2/√3 and √2 and 2 is not defined infinite, ठीक है। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। इस टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये अटक गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ फिजिक्स के अंदर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका ग्राफ ले रहा हूँ, साइन थीटा का ले रहा हूँ, यानी साइन एक्स का ले लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ एक्स को लिया, यहाँ वाई बराबर क्या ले लिया मैंने, साइन एक्स ले लिया। क्या ले लिया, साइन एक्स। अब बताओ 0 पर कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 0 होता है। अब अगर मैं π/2 ले लूँ, कितना ले लूँ, π/2, π/2 पर कितना मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी, कितनी बेटा, 1 आती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 आती है, ठीक है, ओके ओके। और फिर मैंने पाई पर लिया, पाई पर चेक किया तो 0 हो गया, फिर से क्या होता है, पाई पर 0। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, देखो ऐसे, ये 2π, यहाँ जहाँ माइनस में ये 3π/2 प्लस, और ये से आगे चलता जाता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ है।
तो साइन एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर π/2 पर तो साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम यानी कि +1 होती है, और जीरो पर जीरो होती है वैल्यू इसकी, -π/2 पर इसके क्या होते हैं -1 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर देखा जाए तो ये अपने आप को दोहराता कब है, जीरो से लेकर आप देखोगे π तक। तो पहले जीरो से लेकर π/2 तक तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, फिर लगातार डिक्रीज होती जाती है। यानी π/2 से 3π/2 तक साइन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, फिर वापस से 3π/2 से 2π और आगे तक इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वो माइनस के अंदर हो रही है, और यहाँ पर जो इंक्रीज हो रही थी वो प्लस के अंदर। डिटो कॉपी ये कब रिपीट होगा अपने आप में, तो वो होगा 2π के बाद में। इसका मतलब इसका पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड क्या होता है, तो 2π होता है। कितना होता है, 2π होता है। इसी तरह से अगर मैं y बराबर cos x की बात कर लूँगा, अगर मैं y बराबर cos x की बात करूँ तो y बराबर अगर मैं cos x ले लूँ और ये मेरी x एक्सिस हो जाएगी, तो देखो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2π हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ ये कितना हो गया, 2π हो गया। ये हो गया बेटा आपके पास में 3π/2, और ये आपके पास में होगा पाई, और ये होगा आपके पास में π/2 एंड ये 0, और इस तरफ ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा, 2π होगा। ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ये रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है। और ये देखो साइन की तुलना में cos x जो वो π/2 आगे है, यानी इसमें जीरो पर, इसमें तो π/2 पर जाकर 1 वैल्यू ही थी, और इसके अंदर जीरो पर ही जीरो पर ही इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये 2π/2 से आगे है उससे। ठीक है, इसको देखो ये डिटो कॉपी कब दोहराएगा अपने को, ये 2π के बाद में अपने आप को डिटो कॉपी दोहराता है। इसका मतलब इसका भी टाइम पीरियड क्या आ गया, 2π हो गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी की ग्राफ भी आप बना सकते हो। ठीक है, ग्राफ जो है वो हम ग्राफ एक अलग से टॉपिक करेंगे, ग्राफ बनाते कैसे हैं, उनका हम ढाल कैसे तरह से ले लें, वो सब हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उनकी बात कर लेते हैं, हमारे फिजिक्स के अंदर काम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, साइन a प्लस बी का। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस बी कोस प्लस कोस ए साइन बी। पढ़ा ही है, ये तो नहीं पढ़ा तो अब इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो बेटा ये तो हो गया, अब इसका प्रूफ कैसे करें कि ऐसा क्यों होता है, साइन a प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा क्यों होता है। जैसे इसका हम यूज़ क्यों करें, किस तरह से बेटा, कुछ विशेष एंगल हैं जिनको याद करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 75 डिग्री आ गया, 75 डिग्री की वैल्यू तो टेबल के अंदर तो आपको मिलेगी नहीं। क्या टेबल के अंदर आप 75 डिग्री पता है आपको वैल्यू है कहीं, नहीं याद है आपको, नहीं याद है, पक्का नहीं याद है। तो आप क्या करोगे, इसे साइन आप क्या लिख दो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे आ जाएगी। तो इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं साइन ए प्लस बी का। अब इसको बट साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्यों होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपको सिंपल से इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये एंगल बनाना है। ठीक है, ये एंगल बनाने होंगे। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, पहले तो एंगल ए बनाओ। मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये ए हो गया। फिर आपको क्या बनाना है, एंगल बी बना लेना है, बना लिया। और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी है, ये क्या ए प्लस बी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप क्या करो, इससे इस वाले बी से यहाँ से इस पर क्या डाल दो, लंब डाल दिया लंब, ये लंब डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से इस पर लंब डालना है, इस पर भी लंब होना चाहिए। ठीक है, और इस बिंदु से अब ये बिंदु आ गया, अब यहाँ से इस पर लंब डाल दो नीचे, और यहाँ से एक लंब यहाँ पर भी डाल, ये लो।
हाँ, यहाँ आ जाओ। अब बेटा ये तो मेरे पास क्या हो गया, बिंदु ओ हो गया, इसको तो मैंने नाम दे दिया ओ बिंदु, इसको मैं नाम देता हूँ एम, इसको देता हूँ एन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपने पी, इसको नाम दे देते हैं आर, ठीक है। अब इस बिंदु से ये देखो ये 90 डिग्री एंगल है, लेकिन इससे हम इस पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। ये लो ये इस पर लंब डालते हैं, बन नहीं रहा है ढंग से, पर ये इस पर लंब है। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ था, ये इस पर क्या है, लंब है, ठीक। यहाँ पी, इसको नाम देते हैं बेटा क्यू, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों एंगल ड्रॉ करने हैं। दोनों एंगल ड्रॉ करने के बाद में आपको P बिंदु से इस OR पर एक लंब डालना है, ठीक है। फिर R बिंदु से इस PM पर क्या डालना है, लंब डालना है, ठीक है। और R बिंदु से किस पर लंब डालना है, इस X एक्सिस पर लंब डालना है, X एक्सिस पर लंब डाल दोगे, ठीक है, हो गया, ओके। अब देखो बेटा इसके अंदर सिंपली क्या करना है वो चीज़ देखो। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल, साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे साइन ए प्लस बी की बात करूँगा तो मुझे इस ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, इस ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, यानी कि मैं ट्राइंगल की बात, सॉरी ट्राइंगल नहीं, हाँ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो इसकी बात करनी पड़ेगी ना, ओ पी एम। तो ट्राइंगल ओ पी एम, ओ पी एम की बात करता हूँ तो ए प्लस बी ले लिया, साइन ले लिया, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, इस पर ओपी है, हाइपोटेनियस तो क्या हो गया इसका ओपी हो गया। और इसका जो परपेंडिकुलर है देखो बिल्कुल अपोजिट साइड क्या है, पीएम है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पीएम लिख दिया। लेकिन बेटा पीएम को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू अपॉन, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू एम, इन दोनों का योग जोड़ी तो है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप, इसको क्या लिखोगे, पी क्यू प्लस क्यू एम, ये लिख दिया अपॉन ओ पी, तो एलसीएम अलग अलग कर दो, बस सिंपल, ठीक। एक बात तो बच्चों, ये दोनों बराबर है इक्वल है, यहाँ से आपने इस पर लंब डाला है, यहाँ से आपने इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो ये एम एन क्यू आर इक्वल है, दोनों इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगी, ठीक है, ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि क्यू एम जो है वो एन आर के बराबर है, क्यू एम जो है वो एन आर के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ सिंपली ध्यान रखना। तो अब आपको क्या कर लेना है, ये अगर थीटा है तो आपको देखो ये वाला जेड बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये वाला क्या होगा 90 माइनस ए होगा कि नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ये इस पर लंब था, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री था तो ये ए है, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा, सिंपल, ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए यानी कि कॉस है, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। कॉस ए की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, पी क्यू अपॉन में क्या आएगा, पी आर, पी क्यू अपॉन में क्या गया, पी आर आ गया, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी, साइन ए की। तो देखो बेटा साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए के अंदर क्या आएगा बेटा, साइन ए के अंदर आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ले रहा हूँ, ओ आर एन, ओ आर एन, ओ आर एन लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आर एन जो है वो किसके इक्वल है बेटा, क्यू एम के इक्वल है, इक्वल है कि नहीं क्यू एम के। तो क्यू एम अपॉन में इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ओ आर होगा, ये लो ओ आर, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बेटा, क्यू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ आर इंटू में साइन ए, आएगी कि नहीं आएगी बोलो, आ गई। और एक चीज़ और देखो, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, पी आर इंटू में, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर कॉस, ये दो वैल्यू आ गई। अब देखो सिंपली क्या करना है हमें, हमने साइन ए कॉस ए तो ले लिया, अब आपको लेना है साइन बी एंड कॉस बी, ठीक है। साइन बी देखो, साइन बी ले रहे हो, ये देखो ये वाला, अब मैं क्या लूँ, ओ पी एम ले रहा हूँ, ओ पी एम, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, पी एम या एम पी, पी एम ले लो, पी एम परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया पी एम, तो इसका परपेंडिकुलर है अगर मैं कॉस बी की बात करूँ, और इसका ओ पी क्या है, सॉरी यार ये तो ए प्लस बी, हाँ इसकी ओ पी आर की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ओ पी और आर, इसकी बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ तो बी, बी है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है बेटा, पी आर है,
तो पी आर अपॉन में क्या आ गया बेटा, ओपी, ये लो ओपी, ठीक है, पी आर अपॉन में ओपी। और कॉस बी क्या आएगा, कॉस बी लोगे तो बेटा ये बेस इसका ओ आर अपॉन में ओपी, तो ये आ गया ओ आर अपॉन में ओपी। अब देखो बेटा आपको सिंपली साइन ए और कॉस से, ठीक है, तो यहाँ से तो हमने निकाल लिया पी क्यू और क्यू एम निकाली। अब पी क्यू और क्यू एम की वैल्यू इसमें पुट करनी है, पी क्यू और पी एम की वैल्यू किस में पुट कर दो बेटा, इसमें, ठीक है, पुट करो। तो आप लिखोगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल पी क्यू कितना आया मेरे पास, पी आर कॉस ए अपॉन में क्या आ गया बेटा, ओ पी, ठीक है, प्लस क्यू एम की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देखो क्यू एम की वैल्यू है ओ आर साइन ए, तो ये लिखो ओ आर साइन ए, ओ सॉरी, हाँ ओ आर साइन ए, बटा में क्या आएगा बेटा आपके पास में, ओ पी। अब देखो बेटा आपने देखा कि पी आर अपॉन ओ पी को, पी आर अपॉन ओ पी को क्या है, साइन बी के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन बी कोस ए, ये क्या बन जाएगा बेटा, ओ आर अपॉन ओ पी किसके इक्वल है, कोस बी के, तो क्या बन जाएगा कोस बी साइन है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा मतलब वैसा बनाना है, बिल्कुल डिटो वैसे बनाना है, तो लिख दो साइन ए, अब इसको इस तरफ लिखो, इसको इस तरफ लिखो, कोई फर्क करना पड़ता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये प्रूफ कर दिया हमने, हैंस प्रूफ, ये हमारा इसका क्या आ गया, प्रूफ आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है बेटा 2 नंबर, सेकंड नंबर जो हमारा फॉर्मूला वो ये है कि साइन ए माइनस बी हो तो, अब सर ए माइनस बी की क्यों जरूरत पड़ गई बेटा, अगर आपको मान लो कि 50 डिग्री का 15 डिग्री का अगर आपको 15 डिग्री का अगर आपको निकालना है साइन, तो कैसे निकालोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 45 माइनस 30, और इन दोनों की वैल्यू में पता होती है तो निकाल लेंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया। अब देखो किस तरह से इसका मान क्या आएगा, इसमें सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस क्या हो जाएगा, साइन कोस ए साइन बी, इतना फर्क आ गया, हाँ जी इतना आ गया। अब इसको प्रूफ इस तरह से करना है जैसे आपको दिखाया गया, पहले हमने कर चुके हैं इसका प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कर लोगे इसको, है ना, हाँ प्रूफ कर के लाना, ठीक है, इसी तरह से होगा, ओके, इसी तरह से ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसका भी प्रूफ आप कर सकते हो, दोनों एंगल ड्रॉ कर लेना, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन ए की वैल्यू निकाल लेना, बी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, और फिर ए माइनस बी की भी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, ए माइनस बी निकाल लोगे, हाँ निकालना, ठीक है। फिर आगे का फॉर्मूला देखो, आगे एक फॉर्मूला ये आएगा बेटा हमारे पास। अब इन दोनों फॉर्मूलों से बन क्या सकता है, आप ये भी बना सकते हो इसे, साइन टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ साइन ए है, यहाँ कॉस बी, कॉस है साइन बी, तो ये किसके 2a का मतलब क्या हो गया कि साइन ए प्लस ए, इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो, इससे बना सकते हैं, कैसे 2a का फॉर्मूला बना रहे, ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हो ना, इसको ये लिख सकते हो, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए समान है, दोनों सेम हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, ये आएगा साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, तो देखो एक ही बात है, दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हो 2 साइन ए कोस ए, तो हमारे पास साइन 2a का क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, ये 2a का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए, लेकिन हम जिसे यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, वो साइन ए है। साइन ए को अगर आपको हाफ एंगल के रूप में दिखाना हो तो आप क्या लिख सकते हो 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2,
ठीक है, अर्धकोण सूत्र, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेरे पास हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया और ये मेरे पास एंगल फॉर्मूला था। अब देखो साइन ए हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर देखो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, 2a था यहाँ a हो गया हाफ हो रहा है, इसका मतलब अगर a आ गया डायरेक्ट तो उसको भी आप हाफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, तो 120 डिग्री का मान निकालना है तो इसमें हाफ फार्मूला लगा दो, 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, साइन 60 cos 60 इंटू 2। ठीक है, निकाल सकते हो। हाँ, इसी तरह से अगर मैं इस फॉर्मूले का हाँ ये इससे डायरेक्ट हो गया। अब एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b। देखो cos के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो cos a प्लस बी इक्वल cos a sin b, और सॉरी cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर। आप यहाँ इससे डिराइव कर सकते हो किसका फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a को लिखा जा सकता है a प्लस a, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस sin a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। ठीक है, इसको आप आगे और भी बना सकते हो। कैसे कि बेटा cos के रूप में लाना हो, सिर्फ cos के रूप में लाना हो तो क्या करोगे, sin को cos में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो एक तो ये हो गया cos 2a का, एक रिलेशन ये है, एक ये है। एक और बनाते हैं, साइन के रूप में बना लो, cos 2a इज इक्वल क्या क्या क्या, इसको चेंज कर दो किसमें, साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। एक ये लिंक आ गया। ओके, लेकिन हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, वही हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो हम इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिखेंगे कि cos a इज इक्वल किस, क्या लिखते हैं, देखो cos यहाँ 2a था तो यहाँ a हो गया यानी हाफ हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हो। इसका यूज़ इतना नहीं होता, इसका यूज़ होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ साइन a/2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इन फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे किसके, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमें याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, ओके बेटा, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब बेटा एक बात तो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ है, अब इसके अंदर कुछ और चेंज करते हैं, इसके अंदर कुछ और चेंज करते हैं। हम ये करते हैं कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि अगर 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 हमें हाफ एंगल निकालना हो, अगर हाफ एंगल ऐसा हो जो हमें नहीं पता, जैसे 50 डिग्री आ गया, मान लो 50 डिग्री को निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो वहाँ पर क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, cos आ गया कि नहीं आ गया। अब इस 1 को उस तरफ ले जाओ, तो 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू cos a प्लस 1। ठीक है, 2 को उस तरफ लेकर जाओगे तो cos a/2 निकालना है, तो cos a/2 क्या हो जाएगा, √1 प्लस cos a अपॉन में 2। ठीक है, इस तरीके से हम हाफ को भी निकाल सकते हैं, cos a/2 को निकाल सकते हैं, ये एक अच्छा रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आप 3a के फॉर्मूले भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, 3a का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलो करके देखते हैं, निकालते हैं 3a का फॉर्मूला। ठीक है, याद नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है, बनाओ। चलो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि साइन 3a किसके बराबर है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि cos 3a किसके इक्वल होगा,
ठीक है, तो क्या करोगे अब बेटा, करना क्या है आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में आ गया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए कि बताओ तीनों में से क्या है और इसका किस तरह से आपको निकाल सकते हो। तो वो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन, इसको लिखा जा सकता है क्या कि साइन ए, हाँ इसको लिख देते हैं 2a+a के रूप में लिख दें, लिख दिया, ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया आप जानते हो कि साइन, इसको तो मान लो कि ये a है तो ये क्या होगा, b होगा, ठीक है। तो ये ए बी, तो जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ हमें 2a लिखना है, जहाँ 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 ए है वहाँ 2a लिखना है, जहाँ b है वहाँ पर a लिखना है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन 2a कोस a, लिख सकते हैं, 3a का फॉर्मूला बना रहे, प्लस मैं लिख सकता हूँ कोस 2a साइन a, लिख सकता हूँ ना। चलो अब आगे बात, अब साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता है, आप लिख सकते हो साइन 2 साइन ए कोस ए, अभी क्या था, ये फॉर्मूला था साइन 2a का, और कोस ए, ये लो कोस ए, प्लस कोस 2a का फॉर्मूला, कोस 2a का फॉर्मूला साइन के रूप में लेंगे, ले लें, हाँ हाँ कि नहीं भाई, ले लेते हैं, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, ये साइन ए पहले से मौजूद है इसमें, ये लो साइन ए, ठीक है जी। ये हो गया 2 साइन ए, ये देखो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 - साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, प्लस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, 1 मिनट, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 2 साइन ए हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा साइन ए, और माइनस 2 इंटू साइन, तो 2 साइन क्यूब ए, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इस ये प्लस का और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा 3 साइन ए, क्या हो जाएगा बेटा 3 साइन ए, माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 2 माइनस तो माइनस माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये साइन 3a का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, ये साइन 3a का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से आप कोस 3 का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो कोस 3a का फॉर्मूला कैसे बनाओगे बेटा, तो कोस 3a का फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे, देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस 2a प्लस ए लिख सकते हो, और कोस के फॉर्मूले में जहाँ पर a था वहाँ 2a लिखना है, जहाँ पर b था वहाँ पर 2b लिखना है। 1 सेकेंड, कहीं गलती की नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, ओके। इसका फॉर्मूला देखो कैसे बना, इसमें आप कोस ये कोस बी माइनस साइन ए साइन भी लिखते हो, ठीक है। अब आगे, अब कोस 2a का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन कोस के रूप में लाना है क्योंकि कोस का फॉर्मूला तो कोस 3 का फॉर्मूला तो कोस के रूप में लाओ, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये लिख सकते हो ना, इंटू कोस ए, माइनस साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस, और ये साइन ए है ही, ठीक। इसको तो बेटा नक्की कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, ठीक है, माइनस। अब बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कोस ए। अब हमें साइन को कोस में बदल लेना है, साइन को कोस में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये तो सेम आएगा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, माइनस इसको अगर चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस को आप इसके अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस क्या होगा 2 कोस ए, 2 को और इसको मल्टीप्लाई 2
cos ए, ठीक है। 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos ए हो गया। लेकिन ये माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस का 2 cos क्यूब ए हो गया। अब यहाँ देखो, अब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, बन ही चुका है बस। cos 3a बराबर किसके होगा, तो ये 2 cos क्यूब प्लस का, ये 2 cos क्यूब प्लस का, तो कितना जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये cos 3a का फॉर्मूला, ये आपके उसमें sin 3a का फॉर्मूला। तो हमने प्रूफ कर दिए आज इतने सारे फॉर्मूले। तो कहने का मतलब कि ये एक बस चलते जाओ, आपको बस सिंपली ये एक मैथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है कि वो बड़ा है ऐसे, आप बस सिंपली उसको करते जाओ, जैसा जैसा आपको पता है ना वो आप उसमें रखते जाओ, उनको सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आएगा ही आएगा। और जब तक नहीं आए तब तक रुको मत, ठीक है, तब तक हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक, ये बात तो हो गई इन फॉर्मूलों की, फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें, आगे हम इनका यूज़ करने वाले हैं। ओके ओके बेटा, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बता दिए क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और डायरेक्ट इतने बड़े बड़े फॉर्मूले भी बता दिए आपको मैंने, ठीक है। थीटा को कन्वर्ट करना भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सबसे पहले आते ही ये देखा कि फिजिक्स क्या होती है बेटा, फिजिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स लॉ ऑफ फिजिक्स होती है टू अंडरस्टैंड द नेचर, यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर, आप इससे नेचर को समझ सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि फिजिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर। और फिर मैंने आपको ये बताया कि गोल ऑफ फिजिक्स क्या है, तो मैंने आपको बताया गोल ऑफ फिजिक्स यही है कि टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट्स हाउ वर्क नेचर, ठीक है, नेचर किस तरह से कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है, और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमें सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री को कुछ नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, यही है। आप देखोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा नाम दे दिया, क्योंकि थीटा किसी भी एक विशिष्ट थीटा यानी कि एक सेम थीटा के लिए क्या होगा, इनकी वैल्यू सेम होगी। तो सेम तो होगी, लेकिन फिर सेम किसकी, ये लिख दूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा बराबर ये, नहीं, इसके लिए फिर इनको अलग अलग नाम तो देना पड़ेगा ना। रेशियो तो 6 टाइप के हो गए, 6 टाइप के रेशियो हो गए, तो इनको 6 अलग अलग नाम दे दिए। साइन थीटा को कह दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और कोस थीटा को कह दिया कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा को कह दिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय, बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर मैंने बताया कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर, तो मैंने बताया कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर मैंने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, और सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। फिर मैंने बताया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोट सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। फिर मैंने एक बात बताई कि जो थीटा होता है, जो एंगल होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। फिर मैंने बताया कि जो 1 डिग्री जो होता है वो क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर किसका यूज़ नहीं करते बेटा, डिग्री का यूज़ नहीं करते, हम रेडियन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा, रेडियन का यूज़ करते हैं। तो रेडियन को, डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर रेडियन को अब चलो ये तो हो गया कि ये तो हमें ज़रूरत थी, इसकी तो हमें आवश्यकता थी, इसलिए हम डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने मल्टीप्लाई किया π/180 का। लेकिन बाई चांस बाय द वे हमसे ये पूछ लिया जाए कि रेडियन को अगर डिग्री में निकालना हो तो क्या करें, तो रेडियन को अगर डिग्री के अंदर निकालना है तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मैंने बताया। फिर मैंने साइन के कुछ फॉर्मूले, साइन कोस के कुछ फॉर्मूले बता दिए। फिर मैंने ये बताया कि साइन और कोस तो है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, और अदर कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दैट,
अदर एंड से हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे टेन थीटा है तो साइन अपॉन कोस कर देते हैं, कोट थीटा क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है वन अपॉन साइन होता है, और सेक क्या होता है वन अपॉन कोस थीटा होता है। तो इनको हम ड्राइव कर सकते हैं इनसे। इसीलिए बेसिक कौन है, साइन और कोस है। साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा जो वैल्यू जो होते हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कि डायमेंशन लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेटा रेशियो है, और रेशियो है वो भी सेम डायमेंशन के बीच में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे सेंटीमीटर में ले लिया परपेंडिकुलर और सेंटीमीटर में ले लिया हाइपोटेन्यूस, दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, डायमेंशन लेस हो गया। ये जस्ट एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। लेकिन थीटा की डायमेंशन होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। ओके, ये बातें की, और फिर मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए, और उनको हमें करके सीखा भी कि किस तरह से हम इनको प्रूफ भी किया था साथ साथ में। लेकिन मैंने आपको प्रूफ नहीं कराया, तो कोस ए प्लस बी का नहीं कराया, मैंने ए माइनस बी का नहीं कराया, मैंने आपको साइन ए माइनस बी का भी नहीं कराया। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको साइन ए प्लस बी का एक प्रूफ कराया था, और फिर मैंने आपको साइन 2a का भी प्रूफ करा दिया, कोस 2a का करा दिया, और साइन 3a का करा दिया, कोस 3a का मैंने प्रूफ करा दिया। आगे जो हम करने वाले हैं वो टेन 3a का करेंगे, हम कोट 3a का भी कर लेंगे। ठीक है, और बाकी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम देखेंगे कि आगे जाके इनके प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, हाँ, 10 to 8 को भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम आगे से अच्छे वीडियो लाएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए। अभी तो क्या शुरुआत है, ये मेरा पहला ही लेक्चर है फिज़िक्स का, तो थोड़ा नर्वस हूँ मैं आज। और मैं पहले लेक्चर के अंदर हमेशा ही नर्वस होता हूँ। मेरी बाकी जैसे मैं कोचिंग कराता हूँ ना, मेरे कोचिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे पहला दिन आता है ना बच्चों का, तो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाता। ठीक है, जैसे कुछ दिन निकल जाते हैं 4-5 दिन, उसके बाद में उन बच्चों से आप बात करके देखना कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उनको मैं बहुत पसंद आता हूँ। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चे ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऑनलाइन पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।